app.js। इसके अंदर आओगे ना तो यहाँ पर कुछ पहले से HTML लिखी हुई है, अभी हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले इसको चलाना कैसे है। टर्मिनल में आके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, npm start। ये लिख के एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे इस प्रोजेक्ट को रन कर देगा। अच्छा, जितनी देर तो ये रन कर रहे हैं इसको अंडरस्टैंड करो। अब हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं पढ़ा था जो मुझे HTML रिटर्न कर रहा हो, ऐसी है ना। हम जितने भी हमने फंक्शन बनाए, कोई नंबर रिटर्न करता था, कोई स्ट्रिंग रिटर्न करता था, कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, इस तरह के मतलब जावास्क्रिप्ट टाइप डाटा ही रिटर्न करते थे, लेकिन HTML रिटर्न करने का कंसेप्ट नहीं सीखा था हमने, ऐसे ही है ना। ये हमारे लिए एक नई चीज़ रिएक्ट के अंदर हुई है। आप क्या अगर आप चाहें तो ये सारा का सारा यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। लाइक इसको मैं सारे को हटा देता हूँ। ओके, अब हमने बात की थी कि रिएक्ट के अंदर क्या होगा कि हम HTML भी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर ही लिख रहे होंगे, ऐसे ही। अब यहाँ पर HTML लिखने का ना एक साइंटेक्स है। लाइक आप यहाँ पर डायरेक्टली H1 नहीं लगा सकते। ओके, इस तरह से यहाँ पर डायरेक्टली HTML नहीं लिख सकते। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखनी है ना तो रिएक्ट कहते हैं आपने पहले क्या करना है, एक फ़ंक्शन बनाना है। फ़ंक्शन कैसे बनाते हो, फ़ंक्शन आगे फंक्शन का नेम आता है, ठीक है। अब इस ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपने HTML लिखनी है ना, उसका जो नेम है वो आपने पास्कल केस में रखना है। पास्कल केस कौन सा होता है, जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे इसको मैं नेम दे देता हूँ ऐप का ही, ओके, और आगे पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम नॉर्मली रिटर्न लगाते हैं और आगे पैरेंथेसिस। इसके अंदर इस रिटर्न के अंदर आप क्या करोगे, अपनी HTML लिखोगे। सही है, समझ आ गई है नहीं आपको कि यहाँ जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर अगर आपने HTML लिखनी है तो क्या करना है, फंक्शन बना के उसके रिटर्न के अंदर अपनी HTML लिखनी है। ओके, समझ आ गई। अच्छा, अब ऐसा फंक्शन जो मुझे HTML रिटर्न करते हैं ना, उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम कंपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपोनेंट। एक ऐसा फंक्शन जो मुझे HTML रिटर्न कर रहा हो उसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट। और जो HTML वो रिटर्न कर रहा है उस HTML को HTML नहीं कहेंगे, कहेंगे JSX। क्या कहेंगे, JSX। यहाँ पर H1 क्या है, JSX है। सही है, ऐसा फंक्शन जो HTML रिटर्न करे उसको क्या कहना है, कंपोनेंट। और जो HTML वो रिटर्न कर रहा है उस HTML को क्या कहना है, JSX, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये हमने एक फंक्शन बना दिया। सही है, अब हमने फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंक्शन एक पैसिव एलिमेंट है, वो कभी भी खुद ब खुद नहीं चलता। ऐसे ही इसको चलाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, कॉल। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कॉल कैसे करते थे, फंक्शन का नेम लिख के आगे पैरेंथेसिस। लेकिन यहाँ पर ये एक नए तरह का फंक्शन है, ऐसे ही है ना, जो मुझे HTML रिटर्न कर रहा है। इसको कॉल करने का साइंटेक्स भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। ओके, वो कहती हैं कि रिएक्ट मुझसे कहते हैं अगर आपने इस फंक्शन को कॉल करना है ना तो इस फंक्शन को यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, इसको कॉल करने के लिए आपने इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। कैसे, आप फंक्शन बनाने के बाद एंड पर लिखोगे एक्सपोर्ट, आगे डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट का कीवर्ड ये जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड्स हैं, बिल्ट इन है। ठीक है, एक्सपोर्ट का कीवर्ड, आगे डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड, और आगे फंक्शन का नेम जिसको आपने एक्सपोर्ट करना है। ये इसी तरह जिस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस चलते हैं ना, हमने बाहर से कोई सामान मंगवाना हो तो वो वहाँ से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब भेजना। ठीक है, वहाँ से वो सामान को भेज देते हैं। इसी तरह ये मैंने फंक्शन बनाया ना, इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया इस फाइल से कि ये चीज़ यहाँ से आज़ाद है। अब मैं जहाँ पर चाहूँगा ना इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मैं वहाँ पर जाके इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट का मतलब है लेना, रिसीव करना। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब है देना, भेजना। ठीक है, अब जैसे ये वाला फंक्शन मुझे चाहिए लेट्स सपोज index.js की फ़ाइल के अंदर, तो यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने का साइंटेक्स क्या है, आप इंपोर्ट का कीवर्ड लगाते हो, आगे आप एक वेरिएबल बनाते हो। सही है, मतलब इंपोर्ट का कीवर्ड आगे एक वेरिएबल, जिस तरह हम वैसे नहीं वेरिएबल के नेम्स रखते हैं, नेम जो मर्जी रखते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टैंडर्ड है कि जिस नेम से कंपोनेंट का नेम रखा है ना आपने,
जैसे ये एक फंक्शन है, इसको कंपोनेंट क्या क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने साइंस आपको समझाई है, क्योंकि ये HTML रिटर्न कर रहे हैं। अब इंपोर्ट करते वक्त ना यहाँ पर जो हम वेरिएबल बनाएंगे उसका नेम इस कंपोनेंट के नेम के साथ मैच करना चाहिए, सही है। इस कंपोनेंट का नेम क्या है, ऐप। तो यहाँ पर इंपोर्ट करते वक्त मैं वेरिएबल का नेम भी क्या रखूँगा, ऐप। उसके बाद आपने लगाना है फ्रॉम, कि कहाँ से इंपोर्ट करना है, और आगे स्ट्रिंग के अंदर पाथ दे देना है कि ये चीज़, ये फाइल कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, ये कंपोनेंट कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। अब ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, app.js से। तो app.js की फाइल का पाथ क्या है, डॉट का मतलब क्या है, मेरा करंट फोल्डर, ठीक है। करंट फोल्डर कौन सा है, सोर्स। इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश और ये app.js की फाइल है, इसके अंदर मेरा कंपोनेंट पड़ा हो। ये यहाँ पर इंपोर्ट करने का सिंटैक्स है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। पहले तो HTML लिखनी है, एक फंक्शन के अंदर लिखनी है, फिर उस फंक्शन को कॉल करने के लिए उस फंक्शन को वहाँ से क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने का सिंटैक्स क्या है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और आगे कंपोनेंट का नेम। फंक्शन नहीं कहेंगे इसको, कंपोनेंट कहेंगे। कंपोनेंट का नेम लिख के एक्सपोर्ट कर देना है। फिर जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होगी ना आपको, वहाँ पर जाके क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पर आके आपने क्या लिखना है, इंपोर्ट, आगे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, ठीक है। उस वेरिएबल का नेम कंपोनेंट नेम के साथ मैच करना चाहिए, और आगे फ्रॉम और फिर फाइल का पाथ, सही है। अब एक्सपोर्ट भी हो गया और इंपोर्ट भी हो गया। अब इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करना होता है, इसको कॉल करना होता है, सही है। मतलब उन्होंने वहाँ से सोचो, उन्होंने बाहर से सामान भेज दिया, मैंने यहाँ पर रिसीव भी कर लिया, लेकिन मैंने उस सामान को यूज़ नहीं किया, बस उसको रिसीव किया है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करते हो, जहाँ पर भी इसको यूज़ करना होता है ना, वहाँ पर इसको एक टैग की शेप में कॉल करते हो, सही है। हमने टैग का सिंटैक्स पढ़ा था ना HTML के अंदर, दो तरह के सिंटैक्स थे, एक ओपनिंग क्लोजिंग और एक सेल्फ क्लोजिंग था, ठीक है। यहाँ पर जो आप कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हो ना, ये हमेशा सेल्फ क्लोजिंग टैग के सिंटैक्स में कॉल किए जाते हैं। कैसे कॉल करोगे आप, यहाँ पर सिंपली आके लिखोगे, टैग ऐसे ही बनता है ना, लेस देन ब्रैकेट, आगे टैग का नेम आता है। अब ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है ना, ये फाइल को इंपोर्ट करके इसके अंदर रख रहा है, इस वेरिएबल को यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा, और आगे सेल्फ क्लोजिंग टैग इसी तरह से बंद होता है ना, फॉरवर्ड स्लैश और आगे ग्रेटर देन ब्रैकेट, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। एक फंक्शन को कॉल करने में तीन चीज़ें हैं, पहले एक्सपोर्ट करना है, फिर इंपोर्ट करना है, उसके बाद उसको कॉल करना है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग के सिंटैक्स के अंदर, सही है। अब आपने ऐसा कोई टैग पढ़ा था जिसका नेम ऐप हो, HTML के अंदर कोई पढ़ा था, नहीं। तो अब हम इस कैपेबल हो गए हैं यहाँ तक आगे कि हम कोई अपना कस्टम टैग बना रहे हैं, सही है। ये मैंने खुद ही बनाया है ऐप का, ऐसे ही कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो इसकी आउटपुट जो भी ऐप के अंदर लिखा होगा वो मुझे नज़र आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आकर मैं इंपोर्ट नहीं करता और इसको यूज़ भी नहीं करता, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं। यहाँ पर जो चीज़ दिखानी है, देखो app.js की जो फाइल है, ये जिस फाइल के अंदर रन होती है उसको हम कहते हैं index.js, सही है। इसलिए हम हमेशा ये स्टैंडर्ड रहेगा कि ये जो app.js की फाइल है ना, इसको इंपोर्ट कहाँ पे करना है, index.js की फाइल के अंदर। कैसे, अब आप लोग लिखवाओ, इंपोर्ट वेरिएबल नेम सेम कंपोनेंट के नेम के साथ, आगे फ्रॉम, आगे पाथ देना है फाइल का, तो ये है, सही है। और यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, इसको कॉल कर देना है सिंपली, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग के सिंटैक्स में। अब जो भी इस टैग के अंदर लिखा होगा ना, इस कंपोनेंट के अंदर लिखा होगा, वो मुझे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इतनी आपको कि नहीं, कि एक कंपोनेंट बनाने का क्या सिंटैक्स है। कंपोनेंट कह रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है कि एक फंक्शन हम लिखेंगे जो जिसके अंदर HTML रिटर्न हो रही होगी, ठीक है। कंपोनेंट बनाना आ गया। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक और कंपोनेंट बनाना है हेडर का, ठीक है। अब हेडर का कंपोनेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले तो उसकी एक फाइल बनाएंगे कंपोनेंट की, ठीक है। कैसे, header.js, सही है। पहले फाइल बनाएंगे, फिर इस फाइल के अंदर हेडर का कंपोनेंट बनाएंगे। कैसे, फंक्शन, आगे कंपोनेंट का नेम हेडर, पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस, और इसके अंदर रिटर्न, और उसके आगे पैरेंथेसिस। इसके अंदर मैं अपनी HTML लिखना स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर H1 लगा देता हूँ, हेडर,
सही है, समझ आ गई। अब इस हेडर को मैंने यूज़ करना है, लेट्स सपोज मैंने कहा ना कि हम जहाँ पर चाहेंगे इसको यूज़ करना वहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसको मैंने यूज़ करना है app.js के अंदर, क्योंकि मेरी सारी फाइल का सारा कोड कहाँ पे चल रहा होगा, app.js में, तो मैं इसको कॉल करूँगा app.js के अंदर। अब इसको कॉल करना है तो कैसे करना है, पहले वहाँ से, क्योंकि फंक्शन खुद नहीं ना चलता, तो इसको चलाने के लिए पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आगे कंपोनेंट का नेम हेडर, और जहाँ पर इसको यूज़ करना है वहाँ पे आगे स्टार्टिंग में फाइल के टॉप पे इंपोर्ट आगे वेरिएबल का नेम सेम कंपोनेंट के नेम के साथ, आगे फ्रॉम और आगे फाइल का पाथ, ऐसे ये देखो हेडर। अभी इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, क्या मुझे ये आउटपुट में नज़र आएगा? अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कॉल नहीं किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं इसको कॉल कर देता हूँ हेडर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये कॉल हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है एक चीज़ का। वो किस लिए दे रहा है? ये मुझे एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में अंदर पढ़ा था कि एक फंक्शन कितनी चीज़ें रिटर्न कर सकता है, ओनली एक, ऐसे ही है ना, एक फंक्शन एक चीज़ रिटर्न कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ से कितनी चीज़ें रिटर्न कर रहा हूँ? 2 कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 2 टैग्स को रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो ये चीज़ यहाँ पे वो कह रहे हैं वैलिड नहीं है, सही है। एक फंक्शन एक कंपोनेंट एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है। इससे बचने के लिए आप क्या करें, इसका एक पेरेंट बना दें दोनों का, सही है। अब पेरेंट तो एक ही है ना, मतलब टैग रिटर्न एक ही हो रहा है, उसके अंदर आप बेशक हज़ारों चाइल्ड्स लगा दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन उन सब का पेरेंट एक होना चाहिए, सही है। वो पेरेंट आप यहाँ से रिटर्न करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँगा ना, यहाँ पर देखो उसकी आउटपुट मुझे शो हो रही है। अच्छा, इतना समझ आ गया ना आपको? अभी इतना तो समझ आ गया ना आपको कि हेडर को मैंने यहाँ पर कॉल किया है तो यहाँ पर आ रहा है। अब लेट्स सपोज इसको मैंने index.js में भी चाहिए मुझे, तो वहाँ पर भी जाके क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा, सही है। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम फाइल का पाथ, सही है। और जहाँ पर इसको चाहिए वहाँ पर जाके उसको कॉल कर दो, ठीक है। तो अब मुझे कितने हेडर्स आएंगे? 2 आएंगे। एक ये इसके अंदर मैंने कॉल किया है, एक मैंने ऐप के अंदर कॉल किया है, तो ये मुझे 2 बार हेडर दे देगा। ये इसकी ब्यूटी है। देखो कंपोनेंट एक है, लेकिन उसको कॉल मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ। इसी तरह मैं इसको 100 टाइम्स भी चाहूँगा, मैं इसको कॉल करूँगा तो आउटपुट आएगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको? हेडर की आपने फाइल ज़्यादा बनाई है, उसको app.js में भी नहीं, एक फाइल के अंदर एक कंपोनेंट होगा, ये स्टैंडर्ड है रिएक्ट की दुनिया का। वैसे एक से ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। ये मार्केट का एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि एक फ़ाइल के अंदर ओनली एक कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, एक फ़ाइल के अंदर एक ही ऐसा फंक्शन होगा जो HTML रिटर्न कर रहा होगा और कोई नहीं होगा, सही है। इस वजह से मैंने क्या किया है, हेडर का सेपरेट बनाया है। अब कंपोनेंट की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी जब रिएक्ट हमने पढ़नी स्टार्ट की थी कि कंपोनेंट क्या होता है। ये तो हमें पता चल गया एक फंक्शन जो HTML रिटर्न करता है वो कंपोनेंट है, लेकिन हमने कौन कौन सी चीज़ को कंपोनेंट बनाना है, ये क्वेश्चन है। लाइक मैंने आपको बताया था ना कि रिएक्ट के पॉपुलर होने की एक रीज़न ये भी थी कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग। इसने कहा था पूरी वेबसाइट में कोड कॉपी पेस्ट नहीं होगा। जिस तरह हमने कार की एग्जांपल ली थी ना कि वो सारी एक ढांचा ही क्यों नहीं, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना यूज़ करते हुए हम कार क्यों बिल्ड करते हैं, सारा एक ही मोनोलिथिक क्यों नहीं है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी, क्योंकि एक पार्ट में एरर आएगा तो सारी कार डिस्टर्ब होगी। इस वजह से कार को हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलाकर बनाते हैं। इसी तरह रिएक्ट की दुनिया ने जो मेजर चेंज लाया था ना डेवलपमेंट में, वो था कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि अगर लेट्स सपोज ये एक वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट बनेगी तो वैसे इसकी HTML लिखी जाएगी, CSS लिखी जाएगी, जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें रिपीटेड हैं, जैसे जस्ट लाइक ये कार्ड्स है ना, ये 6 कार्ड्स हैं, इनका UI सेम है। कंटेंट को नहीं देखना आपने, सिर्फ देखना है UI सेम है,
अब अगर मैं HTML के अंदर होता ना तो मैंने एक कार्ड को डिज़ाइन करना था, फिर उसको 6 बार उसका कोड कॉपी पेस्ट करना, ऐसे ही है ना। लेकिन रिएक्ट ने क्या कहा कि ऐसी चीज़ जो आपकी वेबसाइट के अंदर रिपीटेड है उसका आपने एक कंपोनेंट बना लिया, सही है। फिर जहाँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पर उसको कॉल करते रहना है। अब हमारी वेबसाइट के अंदर जो हेडर होते हैं ये हर पेज के अंदर आ रहा होता है ना, तो ये कंपोनेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि ये मल्टी टाइम्स कॉल हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप आओ तो मैंने हेडर का कंपोनेंट बनाया है ना, इसको मुझे ऐप के अंदर चाहिए था, मैंने app.js में भी कॉल कर दिया। मुझे इंडेक्स में चाहिए था, मैंने index.js के अंदर भी एक कॉल कर दिया। ये हेडर मुझे जिस जिस पेज में चाहिए होगा मैं उसको सिंपली कॉल कर दूंगा। अगर मैं HTML में होता तो मुझे क्या करना पड़ना था, उसका पूरा कोड हर पेज के अंदर कॉपी पेस्ट करना पड़ना था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लाइन से इसको इंपोर्ट करना है और एक लाइन में कॉल कर देना, इतना के काम, सही है। एक और भी ब्यूटी है कि एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया ना उस चीज़ को, आप उस फाइल के अंदर इसको 10 बार भी कॉल करोगे तो ये 10 बार भी चलेगा, ठीक है। लाइक इसको मैंने कितनी बार कॉल किया है? 5 बार। यहाँ पर आओ, कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है, 5 बार index.js से और एक बार app.js, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अब पता चल रहा है रिएक्ट में आने का बेनिफिट क्या हुआ है हमें, ठीक है। कि कोड इसमें जो हमने क्वालिटी में कहा था ना कि कोड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक फंक्शनैलिटी एक क्वालिटी। फंक्शनैलिटी वाइज हमारा कोड सही था लेकिन क्वालिटी में इशू था। वो क्वालिटी हमारी रिएक्ट पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। यहाँ पर कॉपी पेस्ट इसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ऐसी है कि नहीं? अच्छा, अब सोचो हमारी वेबसाइट के अंदर और कौन कौन सा कंपोनेंट हो सकते हैं। फुटर हमारी वेबसाइट का, ये भी हर पेज के अंदर होता है ना। ऐसे देखो इसमें भी आ रहा है, अबाउट में आऊँगा इसमें भी आ रहा है। फुटर मेरा हर पेज के अंदर होता है, तो ये इसका भी क्या करना चाहिए? एक कंपोनेंट बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे? सोर्स का फोल्डर मेरा डेवलपमेंट फोल्डर है ना, तो इसके अंदर आके पहले फाइल बनाएंगे footer.js, फिर यहाँ पर HTML लिखनी है तो फंक्शन बना के उसका नेम फुटर पैरेंथेसिस और आगे कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके अंदर रिटर्न और आगे पैरेंथेसिस। इसके अंदर आप अपनी HTML लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो कंपोनेंट होना उसका नेम लाजमी शो करना है। जी जी, कौन से वाला नेम बोला? फुटर। ये कि ये सर फुटर वो वाला जो फंक्शन साथ है। हाँ, क्या करना है इसको? उसको लाजमी राइट करना है ना। हाँ बिल्कुल राइट कर, ठीक है। नेम तो रखना है ना कंपोनेंट का। अच्छा, अब इस फंक्शन ये कंपोनेंट मैंने बना दिया, इसको कॉल करना है तो क्या करना है? पहले यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। कैसे? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आगे कंपोनेंट का नेम फुटर, सही है। और जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ पर जाके इसको इंपोर्ट कर लेना। कैसे करने हैं? सर 5 मिनट दीजिएगा, बस स्टूडेंट आए हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमने एक कंपोनेंट बनाया फुटर का, सही है। फुटर भी मल्टी टाइम्स मेरी वेबसाइट के अंदर मुझे चाहिए होता है ना, हर पेज के अंदर। अब इसका भी फिर क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा, वो मैंने बना लिए। अब जहाँ पर भी इसको मैंने यूज़ करना है वहाँ पे जाके क्या करना है? सिंपली इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट फुटर फ्रॉम पाथ, सही है, ये आ गया। अब इसको जहाँ पर भी कॉल करना है वहाँ पे इसको जो यहाँ पर नेम रखोगे ना वेरिएबल का, उसी नेम से ये टैग में कॉल करना है, ठीक है। फुटर और आगे ये क्लोजिंग टैग, सही है। अब अगर मैं ब्राउज़र में आऊँगा तो यहाँ पे देखो फुटर भी आ रहा है। सर फुटर को एंड पे शो करना हो, एंड पर मतलब पेज पे। उसके लिए वही हम करेंगे, बॉडी वगैरह की डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगाएंगे। अभी हम CSS को भी सीखेंगे, CSS इसमें कैसे एडजस्ट करनी है, ठीक है। लेकिन अभी कंपोनेंट्स पे ग्रिप करनी है। कंपोनेंट्स बनाने आ रहे हैं ना। अब लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट के अंदर और कौन सी चीज़ हो सकती है जिसका हम कंपोनेंट बना सकते हैं? यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, ये बटन भी मैंने कई बार देखा है। यहाँ पर ये देखो बटन भी सेम है ना। कंटेंट को नहीं देखना, जब भी ये डिसाइड करना है ना कि कौन सी चीज़ कंपोनेंट होगी, ये देख लेना है कि डिज़ाइन सेम होना चाहिए। जो इसके अंदर का ये कंटेंट है ना, जैसे ये कार्ड्स हैं, UI सेम है ना तीनों का, बस कंटेंट चेंज है। कंटेंट हो जाएगा मैनेज, बस आपने ठोक देना है, कंपोनेंट बना देना है, सही है। अब हम पहले बटन का करते हैं। अब बटन का कंपोनेंट बनाना है, कैसे करना है? फिर यहाँ पर फाइल बनाएंगे पहले button.js,
फिर इसके अंदर फंक्शन का नेम सेम। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, आप कंपोनेंट बना रहे हो ना, तो इसमें कुछ ये नेम जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये मैटर करते हैं। कैसे? यहाँ पर फाइल का नेम, फंक्शन का नेम और जहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो उसका नेम, वेरिएबल का नेम, ये तीनों सेम होने चाहिए। सही है? उसके करने की मेन रीज़न है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी याद रखो फाइल का नेम, कंपोनेंट का नेम और आगे जहाँ पर इंपोर्ट करना है उसके वेरिएबल का नेम, ये तीनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने फाइल का नेम भी ये वही रखा है, फंक्शन का भी, और आगे कर्ली ब्रेसेस रिटर्न, और इसके अंदर आ जाएगा कोई बटन हम लगा देते हैं और उसमें कह देते हैं क्लिक मी। सही है? अब ये मुझे लेट्स सपोज चाहिए कि ऐप के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर आके क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे पहले बटन को। कैसे? इंपोर्ट बटन फ्रॉम फाइल का पाथ, ये सही है। और जहाँ पर भी इसको आपने कॉल करना है वहाँ पे कॉल कर दो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे कैसे करेंगे? कैपिटल भी है ना, बटन और आगे इसको क्लोज कर दो। अब अगर यहाँ पर आऊँगा तो ये क्या कह रहे हैं? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इम्पोर्टेड एज बटन वाज नॉट फाउंड। इसका क्या मतलब है? कि हमने उस फंक्शन को बनाया है लेकिन उसको वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया। जब एक्सपोर्ट नहीं किया तो इंपोर्ट करूँगा तो एरर आएगा ना, आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ से क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आगे कंपोनेंट का नेम। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा एरर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर मुझे आ जाएगा। अच्छा ये चीज़ नहीं माइंड में रखनी कि सारे कंपोनेंट्स बना के ऐप के अंदर ही कॉल करने हैं। लाइक मैंने ये कोई 3 के बनाए हैं और मैंने सारे के सारे कहाँ पे कॉल किए हैं? ऐप के अंदर। आप इसको जहाँ पर मर्जी कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ मुझे ये बटन चाहिए हेडर के अंदर, तो हेडर के अंदर आके क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे बटन फ्रॉम। अच्छा इसका ना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था नेम्स वगैरह, ठीक है, कि फाइल का नेम, कंपोनेंट का नेम, एक्सपोर्ट करते वक्त कंपोनेंट का नेम और इंपोर्ट करते वक्त वेरिएबल का नेम, अगर ये आपने सेम रखा है ना, फिर आप डायरेक्टली जब यहाँ पर लिखोगे कंपोनेंट का नेम, एंटर करोगे, ये ऑटोमेटिकली उसे इंपोर्ट कर देगा। कैसे करेगा? आपने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करना। मतलब मैं लिखता हूँ बटन के नेम से कंपोनेंट था ना, अब यहाँ पर ये देखो ये मुझे बता रहा है कि ये इस फाइल से इंपोर्ट हो रहा है, तो मैं कर दूँ। आप एंटर करोगे तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। ये इंपोर्ट तब करता है जब आपने फाइल का नेम, कंपोनेंट का नेम सेम रखा है, ठीक है, फिर ये आपको ऑटो इंपोर्ट कर दिया करेगा हमेशा। सही है? समझ आ गई कि नहीं? अब यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फंक्शन एक से ज़्यादा चीज़ें रिटर्न नहीं कर सकता, मैं 2 चीज़ें रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये चीज़ खिलाफ है। तो हम क्या करेंगे? फिर इनका एक ही पेरेंट बनाएंगे। अच्छा ये मतलब अभी तो अगर हम आएँ तो हेडर के अंदर भी बटन आ जाएगा। इसी तरह फुटर में चाहिए होगा, फुटर में भी बटन को मैं कॉल कर लूँगा। सही है? जहाँ पर कंपोनेंट की ज़रूरत है वहाँ जाके इंपोर्ट करना है कंपोनेंट को और कॉल करना है। समझने की बात क्या है कि मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर डिव लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इनका पेरेंट एक होना चाहिए तो आपको डिव लगा दो। अब डिव लगाओगे तो मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट HTML हर टैग को कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग देते हैं, ऐसे ही है ना। और डिव क्या है? ब्लॉक लेवल टैग है। जबकि बटन कौन सा टैग है? इनलाइन। तो जब मैं बटन को क्या कहते हैं डिव के अंदर रखूँगा, ब्लॉक लेवल के अंदर, तो बटन भी कौन सा टैग बन जाएगा? ब्लॉक लेवल टैग। सही है? तो मेरा डिज़ाइन ख़राब होगा, ऐसे ही है ना। मतलब डिव का टैग हम लगाएंगे तो क्या होगा? मेरे डिज़ाइन ख़राब होगा। जो उसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग वगैरह है वो उस पर अप्लाई होगी। फिर अगर आप यहाँ पर आओ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करो, यहाँ पर आओ, ये मेरी वो HTML है, ठीक है। अब HTML के अंदर देखो आईडी लगी हुई थी रूट की, मैंने कल आपको दिखाई थी ना कि यहाँ पर जो HTML की फाइल है उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ div ID लगी हुई है रूट की और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो सारा का सारा इसके अंदर कंटेंट आ रहा है, ये वाला, ये किसके अंदर से आ रहा है? ये जो index.js की फाइल है, ये सारा का सारा रिएक्ट का कोड देखो document.get element by id करके उसमें शिफ्ट कर रही है और वो मुझे उस रूट के अंदर आके बैठ रहा है वो सारा का सारा मेरा टैग। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या हो रहा है,
ये तो ये हेडर का कंपोनेंट है, सही है। अब हेडर में देखो क्या है, डिव आ रहा है कि नहीं। अगर हम इसको सिंपल करें ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर हेडर के अंदर जाओ। हेडर के अंदर मैंने डिव लगाया ना ऊपर, तो होगा क्या कि बटन तो आ रहे लेकिन ये डिव कुछ मार्जिन पैडिंग्स वगैरह लेगा, सही है, सॉरी अप्लाई करेगा अपनी तरफ से, तो उससे आपका डिज़ाइन वगैरह ख़राब होता है। डिज़ाइनिंग में तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो फिर इसका मतलब इसका सलूशन क्या है कि मैं ना डिव यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं स्पैन यूज़ कर सकता हूँ। स्पैन यूज़ करूँगा तो क्या होगा, उसके अंदर ब्लॉक लेवल टैग लगाऊंगा, वो भी इनलाइन बन जाएगा। अगर बाहर ब्लॉक लेवल लगाता हूँ, अंदर इनलाइन लगाऊंगा, तो इनलाइन टैग भी ब्लॉक लेवल बन जाएगा। तो हमें कोई और सोल्यूशन चाहिए। अच्छा, वो सोल्यूशन क्या है कि वो यहाँ पर रिएक्ट का एक कंसेप्ट आता है, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट्स। वो कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ रैप करना है ना, लाइक यहाँ पर ये दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको एक पेरेंट के अंदर रैप करना है, तो आपको एक यहाँ पर टैग लगाना है जिसका कोई नेम नहीं होगा। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट्स। इसको जस्ट आपने अपना कंटेंट इसके अंदर रैप कर देना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा ना, तो यहाँ पर देखो आईडी है रूट। पहले यहाँ पर डिव का टैग आ रहा था, उसके अंदर बटन और हेडर था, लेकिन अब आ रहे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स ने उस चीज़ को कवर कर दिया है। पेरेंट इनका एक ही बन गया है, ठीक है, लेकिन ये खाली टैग है, तो इस पर ना कोई मार्जिन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ना कोई पैडिंग होगी। इसको हम कहते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। और ये किस लिए यूज़ होती हैं? चीज़ों को रैप करने के लिए, एक पेरेंट में मतलब एक पेरेंट में शिफ्ट करने के लिए। समझ आ गई आपको? इतने में कोई कन्फ्यूजन? ये कंपोनेंट्स वगैरह क्लियर है ना, कैसे बनाने हैं। और एक हमने कंपोनेंट बनाने का सिंटैक्स सीख लिया, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक फ्रेगमेंट्स, सही है। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा काम, इतना आगे तो आपको समझ आ गया है। अब हम ना थोड़ी सी अपने कोड में क्वालिटी लाएंगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये चीज़ें यहाँ से ना ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये भी ख़त्म कर दो, और यहाँ से ये सारे इंपोर्ट हटा दो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और index.js में आओ, तो जैसी ये पहले थी वैसे ही कर दो। पहले सिर्फ इसमें ऐप हो रहा था ना कॉल, तो सिर्फ वही रखो। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपली आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो ऐप के अंदर लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने कहा कि हर कंपोनेंट की एक फ़ाइल बनेगी, उसके अंदर फंक्शन होगा और व्हाटएवर बाकी चीज़ें। अब मेरी एक छोटी सी एप्लीकेशन के अंदर ही 100 200 कंपोनेंट्स बन जाते होते हैं, ठीक है, छोटी सी एप्लीकेशन। तो वो 200 फाइल्स में इसके अंदर रखूँगा तो क्या होगा, रश पैदा हो जाएगा। ऐसे ही है ना, मुझे फाइल्स ढूंढने में मुश्किल होगी। फिर बाकी फाइल्स भी मैं बनाऊँगा, यहाँ पर सिंपल सिर्फ कंपोनेंट्स की फ़ाइल तो नहीं ना बनाऊँगा, बाकी भी बनाऊँगा, तो यहाँ पर फिर कन्फ्लिक्ट पैदा होगा फाइल्स को ढूंढने में, ठीक है। तो इसका फिर हमें कोई सोल्यूशन चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप क्या किया करोगे कि यहाँ सोर्स के फोल्डर के अंदर ना एक फ़ोल्डर बनाओगे कंपोनेंट्स का, ठीक है। किसका? एक फ़ोल्डर बनाना है, किसके अंदर? सोर्स के अंदर, जिसका नेम रखना है कंपोनेंट्स। इस फोल्डर के अंदर आपने सारे कंपोनेंट्स अपने बनाने, सही है। तो आप क्या करोगे, ये जितनी फाइल्स हमने बाहर बनाई है ना, इनको शिफ्ट कर दोगे कंपोनेंट्स के अंदर। टेक्निकली हम क्या करेंगे कि इसके अंदर भी हर कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे। जैसे हेडर है ना, तो यहाँ पर मैं करूँगा हेडर का फोल्डर बनाऊँगा, सही है। इसी तरह यहाँ पर कंपोनेंट्स में फुटर है, तो फुटर का सेपरेट फोल्डर बनाऊँगा, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं आपको? अच्छा, इसी तरह बटन का हमने बनाया, तो बटन का भी इसके अंदर क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ओके। फिर उन फोल्डर्स के अंदर ये वाली फाइल्स होंगी। जैसे इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ इसके अंदर, और फुटर को फुटर के फोल्डर के अंदर शिफ्ट कर दो, और बटन को बटन के फोल्डर के अंदर शिफ्ट कर दो, सही है। समझ आ गई कि नहीं? हमने सिंपली क्या करना है कि सोर्स के फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स का, जिसके अंदर जितने भी मैं कंपोनेंट बनाऊंगा उसका एक फ़ोल्डर हुआ करेगा। पहले एक रूट फोल्डर है कंपोनेंट्स का, फिर उसमें हर कंपोनेंट का एक सेपरेट फोल्डर, ओके। समझ आ गई? जैसे बटन बनाना था, तो पहले बटन का फोल्डर बनाया, उसके अंदर बटन की फ़ाइल,
हेडर बनाया, हेडर का फोल्डर बनाया पहले, उसके बाद उसके अंदर उसकी फाइल। इसी तरह जितने भी कंपोनेंट्स बनाने, मैं आपसे कहता हूँ कि एक और फोल्डर कंपोनेंट बनाना है मैंने, इनपुट। हमारे फॉर्म के अंदर इनपुट्स रिपीटेड होती है ना, अब इसका भी क्या करेंगे, रेपिटेशन से बचाना है तो कंपोनेंट बनाना है। कैसे बनाएंगे, सोर्स के फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर पहले क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, किस नेम से, इनपुट, और इसके अंदर फाइल होगी input.js, और इसके अंदर फिर फंक्शन और इसका नेम, और फिर पेरेंथीसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न, आगे पेरेंथीसिस एंड देन इनपुट। और यहाँ पर हम कोई भी प्लेस होल्डर लगा देते हैं, एंटर योर नेम। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। अब इसको यहाँ से क्या करने, एक्सपोर्ट करने, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट का नेम। ओके, समझ आ गई है कि नहीं, कि कंपोनेंट बनाने का स्टैंडर्ड हमेशा क्या हुआ करेगा। इतना क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अच्छा, एक चीज़ अगर आप यहाँ पर नोट करो ना, तो मैंने फोल्डर का नेम यहाँ पर चेंज करके लोअर केस में किया था, सही है, अरे पूछा नहीं क्यों। यहाँ पर एक ना स्टैंडर्ड है नेमिंग कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये मैं स्टैंडर्ड्स आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप सीनियर्स के साथ काम करोगे ना, तो वो सीनियर्स जो होते हैं वो आपके किए हुए काम के अंदर वो स्टैंडर्ड्स उनको पता होते हैं, वो आपके काम के अंदर फाइंड करते हैं कि इसने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं कि नहीं किए। अब अगर आपको स्टैंडर्ड्स का नहीं पता, आप मार्केट में जाओगे, काम करोगे, गलतियाँ करोगे, वो सीनियर एक बार बताएगा, आपको नहीं समझ आएगा, वो 5-6 बार बताएगा, नहीं समझ आएगा। जब तक आप उसको बार बार करोगे ना, फिर आप कहीं पर जाके आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड होगी। क्यों? क्योंकि पहले आपको वो चीज़ पता नहीं थी, आप जिस तरह काम करने की आदत थी, आपने उसी तरह चलने दिया बेसिक से, ठीक है। फिर एडवांस लेवल पे जाके आपको पता चला ये चीज़ गलत है, तो उसको फिर पुरानी मेमोरी को अपने ब्रेन से निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फिर वहाँ पर गलतियाँ करते हो तो प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए ये चीज़ें, ये स्टैंडर्ड्स मैं आपको ड्यूरिंग कोर्स ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप अभी से गो थ्रू हो जाओ, ताकि जो चीज़ आपने वहाँ पर इंटर्नशिप्स में, जॉब में 6 मंथ 7 मंथ में सीखनी है, वो आप पहले से उस चीज़ के साथ गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। मैंने आपको स्टैंडर्ड एक होता है नेमिंग कंसिस्टेंसी। ये क्या होता है कि इसमें ये कहते हैं कि जितने भी फोल्डर्स हैं उनका नेम हमेशा लोअर केस के अंदर हो, फोल्डर का नेम हमेशा लोअर केस के अंदर होगा, सही है। और ऐसी फाइल्स जिनके अंदर रिएक्ट का कंपोनेंट हो, ठीक है, ऐसी फाइल जिनके अंदर रिएक्ट का कंपोनेंट हो, उस फाइल का नेम पास्कल केस में हो, ठीक है। मतलब फोल्डर्स के नेम, कह लो फाइल्स एंड फोल्डर्स सारों के नेम लोअर केस में होंगे, बस ऐसी फाइल जिसके अंदर रिएक्ट का कंपोनेंट होगा उसका नेम पास्कल केस में होगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं क्या बात की मैंने, कि जितने भी फोल्डर्स आपने बनाने हैं उनका नेम किस केस में होगा, फोल्डर का नेम, फोल्डर के नेम हमेशा लोअर केस में होगा, और फाइल्स के नेम, कौन सी फाइल्स के नेम, जिसके अंदर रिएक्ट का कंपोनेंट है, बाकी सारी फाइल्स लोअर केस में होंगी। बस ऐसी फाइल जिसके अंदर रिएक्ट का कंपोनेंट होगा उसका नेम पास्कल केस में करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्ट का कंपोनेंट होगा इस फाइल के अंदर? डेफिनेटली आप फाइल बनाओगे तो किसी कंपोनेंट के लिए बनाओगे ना। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, हेडर की फाइल बनाई, तो क्यों बना रहा था मैं, क्योंकि इसका कंपोनेंट बनाना था। तो मुझे पता है कि मैं ये फाइल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट आना है, तो इसका नाम आप पास्कल केस में रखो, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। एक ये स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है कि यहाँ पर सोर्स के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना है, फिर कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हर कंपोनेंट का एक फोल्डर बना के उसमें उसकी फाइल रखनी है, ठीक है। समझ आ गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला मसाइल क्लियर है? बहुत जल्दी समझ गए आप लोग हैं, समझदार बच्चे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हेलो वर्ड आ रहे हैं। अब अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर हेडर को कॉल करना है तो क्या सिंटैक्स होगा? पहले इंपोर्ट करेंगे, कैसे? इंपोर्ट हेडर फ्रॉम पाथ। अब मेरा पाथ क्या होगा? ./, एक स्टेप पीछे, उसके अंदर कंपोनेंट्स के फोल्डर, उसके अंदर हेडर का फोल्डर, और उसके अंदर फाइल है header.js। अब आपके माइंड में होगा सर हम लास्ट पे .js क्यों नहीं लगा रहे? ऐसे ही है ना, लगा दें, कोई इशू वाली बात नहीं।
अभी इंपोर्ट कर लिया, कॉल नहीं ना किया तो आउटपुट भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसको फिर कॉल भी करते हैं हेडर, ठीक है। अब इस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे, मैंने इनको एक पेरेंट के अंदर रैप करना था ना, अब डिव तो यूज़ नहीं करेंगे ना स्पैन, क्या यूज़ करेंगे, फ्रैगमेंट्स, ब्लैंक टैग। तो यहाँ पर देखो हेडर आ रहा है ना, और हेडर के अंदर मैंने बटन कॉल किया हुआ था तो वो भी आ रहा है। ओके, अच्छा अब समझ आने वाली बात क्या है कि यहाँ पर .js लगा दें तब भी कोई इशू नहीं है, ना लगाएं तब भी कोई इशू नहीं है। टेक्निकली जब आप यहाँ पर फाइल इंपोर्ट करते हो तो ये नहीं लगाता। क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि ये फाइल किसकी है, जावास्क्रिप्ट की फाइल ही जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पर .js ना भी लगाएंगे ना तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जावास्क्रिप्ट, सही है, क्योंकि मैं उसको जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के साथ इंपोर्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। ओके, समझ आ गई इतनी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स बनाना तो आ गया आपको और इस पर हमने ग्रिप भी कर ली। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि ये जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट, इस पे थोड़ा फोकस करना है। ओके, वो क्या है, यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, हेडर को ही पकड़ लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर इस कंपोनेंट को अभी के लिए मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, बटन मुझे नहीं चाहिए। सिंपल एक कंपोनेंट है हेडर, उसको मैंने ऐप के अंदर कॉल किया है। अब हमने पढ़ा कि कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है तो क्या सिंटैक्स है, एक्सपोर्ट आगे डिफ़ॉल्ट और आगे कंपोनेंट का नेम। एक ये तरीका है एक्सपोर्ट करने का। एक तरीका और भी होता है कि हम सिंपल एक्सपोर्ट कर दें, हम फंक्शन के साथ सिर्फ एक्सपोर्ट लिख देते हैं, एक ये भी तरीका है। एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है और एक सिंपल एक्सपोर्ट है। अब दोनों में डिफरेंस हमें समझना है। एक्सपोर्ट करने के कितने सिंटैक्स हैं, दो, एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और एक सिंपल एक्सपोर्ट, ठीक है, सिंपल एक्सपोर्ट जिसमें बस एक्सपोर्ट का वर्ड लिखना है आपने। ओके, अब दोनों में डिफरेंस को समझना। जब आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हो ना, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इस वेरिएबल का नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसको मैं कह देता हूँ ऐप हेडर, ठीक है, और फिर यहाँ पर इसी नेम से यहाँ पर इसको कॉल करूँगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये चल रहा है, ऐसे ही है ना। मतलब जब आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो ना तो इंपोर्ट करते हुए यहाँ वेरिएबल का नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप सिंपल एक्सपोर्ट करोगे ना, अब इसको मैं करता हूँ सिंपल एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट नहीं लगाता, ठीक है। इसको मैं फंक्शन के साथ ही लिख देता हूँ एक्सपोर्ट। सिंपल एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप इंपोर्ट करते हुए नेम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने नेम चेंज किया है ना, मतलब कंपोनेंट का नेम हेडर है, मैं इंपोर्ट करते वक्त नेम क्या लिख रहा हूँ, ऐप हेडर, तो ये नेम चेंज कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो ये एरर आ गई, एरर पढ़ो इसका, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड एज ऐप हेडर वाज नॉट फाउंड इन दिस पाथ। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपोनेंट का नेम क्या होगा, ऐप हेडर, सही है, क्योंकि मैंने नेम चेंज किया है ना, तो उसने यही समझना है कि कंपोनेंट का नेम क्या है, ऐप हेडर। ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उस चीज़ को मैंने सिंपल एक्सपोर्ट किया है। सिंपल एक्सपोर्ट जब आपने करना है तब आप इंपोर्ट करते वक्त नेम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे तब इसको चेंज कर सकते। जैसे यहाँ पर मैं लगा देता हूँ डिफ़ॉल्ट साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरर ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में आप इंपोर्ट करते वक्त नेम चेंज कर सकते हो, लेकिन सिंपल एक्सपोर्ट में नहीं कर सकते। इवन कि सिंपल एक्सपोर्ट का इंपोर्ट करने का सिंटैक्स भी और है। जैसे इसको मैं करता हूँ सिंपल एक्सपोर्ट। अगर कोई चीज़ आपने सिंपल एक्सपोर्ट की है, एक तो उसमें नेम नहीं चेंज होगा, दूसरा उसको इंपोर्ट करने का सिंटैक्स क्या होता है कि आप उसके साथ कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है, वेरिएबल के साथ कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। समझ आ गई कि नहीं। अभी नेम चेंज कर रहा हूँ तो एरर है। अगर मैं इसका नेम सेम कर दूँ जिस नेम से कंपोनेंट का नेम है, तो अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ओके, समझ आ गई कि नहीं। एक बार रिफ्रेश कर लिया करना, सम टाइम कंपाइलर जो है वो स्टक हो जाता है, तो अब ये चल गया। अच्छा, अब समझ आ गई ना आपको। दो तरह के एक्सपोर्ट है, एक डिफ़ॉल्ट और एक सिंपल एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में नेम चेंज कर सकते हो वेरिएबल का इंपोर्ट करते वक्त, और सिंपल एक्सपोर्ट में
नहीं कर सकते। सिंपल एक्सपोर्ट में इंपोर्ट करते वक्त एक तो नेम नहीं चेंज करना, दूसरा वेरिएबल के अराउंड ये करली ब्रेसेस लगानी है। इसका मैं बताता हूँ ये करली ब्रेसेस क्यों लगानी है। पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि हमें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कहाँ पे यूज़ करना है और सिंपल एक्सपोर्ट कहाँ पे यूज़ करना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ओके, अच्छा, नॉर्मली एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ एक चीज़ होगी, सही है, और वो होता है हमारा कंपोनेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप इंपोर्ट करते वक्त नेम चेंज कर रहे हो। अब अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ों को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दोगे तो नेम चेंज कर सकते हो इंपोर्ट करते वक्त, फिर मैपिंग कैसे होगी कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को बिलोंग कर रही है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। ठीक है, इसलिए रिएक्ट की दुनिया का स्टैंडर्ड है कि एक फ़ाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कितने होंगे, एक ही, सही है। सिंपल एक्सपोर्ट जितने मर्जी लगा दो। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट को हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, सही है। फिर इसको इंपोर्ट करने का सिंटैक्स क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस नहीं आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं नेम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हम नेम चेंज करेंगे नहीं। नेम चेंज मैं कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जब प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स होते हैं ना तो फिर यहाँ से फाइल्स फाइंड करने में मुश्किलात आती हैं डेवलपर्स को। यहाँ से फाइंड करना मुश्किल है फाइल को, तो वो एक सिंटैक्स यूज़ करते हैं कंट्रोल पी प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ पर ये सर्च बार आ जाती है। यहाँ पर वो फाइल का नेम लिखते हो। जैसे देखो मैंने हेडर लिखा तो ये फाइल आ रही है ना, ये क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने नेम्स सारे प्रॉपरली लिखे हैं। अगर मैंने नेम्स में मिस्टेक वगैरह की होगी ना तो ये फाइल नहीं यहाँ पर आएगी। जब फाइल यहाँ पर नहीं आएगी फिर वो समझ आएंगे कि काम अच्छा नहीं किया। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? एक तो फाइल का नेम आपने वो रखना है जिस नेम से कंपोनेंट बनाना है, फाइल का नेम, कंपोनेंट का नेम और इंपोर्ट करते वक्त वेरिएबल का नेम, ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। जैसे अगर आप हेडर को लो ना, हेडर को, तो यहाँ पर देखो मैंने फाइल का नेम, कंपोनेंट का नेम और इंपोर्ट करते वक्त वेरिएबल का नेम मैं चेंज कर सकता था कि नहीं? कर सकता था ना। क्यों? क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, लेकिन मैं करूँगा नहीं, ताकि नेमिंग कंसिस्टेंसी मेरी ख़राब ना हो। ओके, समझ आ गई कि नहीं? इतने में कोई कन्फ्यूजन? ओके, अच्छा, हमने बात की कि हम एक फ़ाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ओनली एक चीज़ करेंगे, सिंपल एक्सपोर्ट जितने मर्जी करते जाएं। एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्यों करना है उसकी रीज़न मैंने बताई है कि नेम चेंज कर सकते हैं तो कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो अब इसके अंदर मैं कोई बनाता हूँ, कोई वेरिएबल बना लो। कैसे बनाते हैं? वी आर यूज़र नेम इक्वल टू जुहेब। अब ये वेरिएबल मैं कहता हूँ मुझे चाहिए ऐप के अंदर, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से इसके स्टार्टिंग में सिंपली क्या कर देना है? एक्सपोर्ट लिख देना है। ओके, और जहाँ पर चाहिए वहाँ पर आगे इसको इंपोर्ट कर लेना। कैसे? इंपोर्ट आगे कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर वेरिएबल का नेम क्या था? यूज़र नेम। और इंपोर्ट कहाँ से करना था? कंपोनेंट्स में हेडर और उसके अंदर हेडर। ठीक है, अब जस्ट लाइक इसको मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ, यूज़र नेम, और यहाँ पर आ जाएगा यूज़र नेम। सही है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा ना, F12 प्रेस करूँगा तो कंसोल के अंदर देखो क्या आ रहा है? मोहम्मद जुहेब आ रहा है ना, यूज़र नेम जो मैंने वहाँ पे राइट किया था। ठीक है, वेरिएबल बना हेडर के अंदर है, लेकिन मुझे ऐप के अंदर चाहिए था तो उसको मैंने सिंपल एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन अगर इसके साथ मैं डिफ़ॉल्ट लगा देता तो फिर ये चीज़ क्या थी? फिर ये रॉन्ग था। ठीक है, क्योंकि एक फ़ाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, एक ही चीज़ हो सकती। सही है, अच्छा, अब हमने लेट्स सपोज एक और वेरिएबल बनाया है। जैसे हम बना लेते हैं VAR, उसको कह दो रोल नंबर इक्वल टू दिस। इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करने, तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे? एक्सपोर्ट। और यहाँ पर आगे फिर क्या करेंगे? यहाँ पर दोबारा लिखेंगे इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस, रोल नंबर और आगे यार ये क्या करते हैं, रोल नंबर और आगे पाथ। ठीक है, अब देखो
ये दो चीज़ें एक ही फाइल से इंपोर्ट हो रही हैं, ऐसे ही है ना। ये करली ब्रेसेस लगाने का मकसद क्या है कि अगर, क्योंकि हमें पता है, रिएक्ट को पता है कि एक फाइल में सिंपल एक्सपोर्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि अगर फाइल सेम है ना और चीज़ें सिंपल एक्सपोर्ट हैं तो आप यहाँ करली ब्रेसेस यूज़ करो। उसका रीज़न क्या है कि फिर आप कॉमा लगा के यहाँ पर दूसरी चीज़ भी डिफ़ाइन कर दो जिसको साथ एक्सपोर्ट करना है। ये दोबारा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर दो चीज़ें एक ही फाइल से इंपोर्ट हो रही है ना तो उसको आपने कॉमा लगा के सेकंड दूसरे में डिफ़ाइन कर दें। इसलिए यहाँ पर हम करली ब्रेसेस लगा रहे हैं ताकि एक से ज़्यादा चीज़ों को हम एक ही पाथ में इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। समझ आ गई। अब ये भी आपको पता चल गया डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या करते हैं, सिंपल एक्सपोर्ट भी क्या करते हैं। जब यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा था ना एक बार फिर, तो इसने मुझे एरर दे दिया था। उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि रिएक्ट कहते हैं एक फ़ाइल में डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही चीज़ हो सकती है, और वो चीज़ कौन सी होती है? मेरा कंपोनेंट, ठीक है, मेरा फंक्शन, सही है। बाकी यहाँ पर आप लूप लगाएं, आप इफ एल्स लगाएं, आप एरे बनाएं, उसको सिंपल एक्सपोर्ट ही करेंगे, ठीक है। और उसको इंपोर्ट करते वक्त करली ब्रेसेस लगानी है और उसके अंदर कॉमा लगा के चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। अब इतना समझ आ गया ना आपको? इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह? नेक्स्ट चलें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है ये भी आपको पता चल गया कंपोनेंट्स में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका CSS, कि इसमें CSS किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने ना जब ये फोल्डर प्रोजेक्ट बनाया करोगे तो एक काम किया करना है, यहाँ पर एक फ़ाइल आ रही है index.css, इसको डिलीट कर दिया करना, ठीक है। अब आप आओ अपने प्रोजेक्ट में, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्या कह रहे हैं? कैन नॉट रिजॉल्व index.css इन दिस पाथ। वो कह रहे हैं कि ये फ़ाइल कहीं पे इंपोर्ट हुई थी, आपने डिलीट कर दिया, अब इंपोर्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको ख़त्म करें। तो ये जो index.css की फ़ाइल है ना, ये नॉर्मली index.js के अंदर इंपोर्ट होती है। इसको यहाँ से ख़त्म करूँगा ना मैं, ये देखो इंपोर्ट हुई है ना, इसको यहाँ से ख़त्म करूँगा तो वो एरर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? इसमें कोई कन्फ्यूजन? अब हमने देखना है नेक्स्ट कि इसमें CSS कैसे इंक्लूड करनी है एक रिएक्ट के अंदर। अच्छा, CSS लगाने के हमने 2-3 तरीके देखे थे, इनलाइन CSS, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा हम HTML में काम कर रहे हैं। इंटरनल CSS कहाँ पे लगाते हैं हम? HTML में हेड के टैग के अंदर, सही है। अब यहाँ पर तो HTML में हम कोड ही नहीं कर रहे, इस वजह से यहाँ इंटरनल CSS एग्जिस्ट नहीं करती। बस दो तरह की CSS है, एक इनलाइन और एक एक्सटर्नल, ठीक है। पहले एक्सटर्नल देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंपोनेंट पकड़ लेते हैं जस्ट लाइक हेडर, सही है। अब इस हेडर को मैंने डिज़ाइन करने के लिए कोई ना कोई CSS भी लिखनी है ना। अब CSS कहाँ पे लिखते हैं? CSS की फ़ाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, उसको कह देता हूँ header.css, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ जस्ट लाइक h1, और उसका बैकग्राउंड कलर कर दो कुछ ये, ठीक है, सही है। मैंने एक फ़ाइल बनाई CSS की, उसके अंदर मेरा CSS का सिंटैक्स वही रहेगा जिस तरह हम पहले करते थे। लेकिन बात आ रही है कि ये फ़ाइल सेपरेट चल रही है, ये वाली सेपरेट चल रही है। हम HTML में क्या करते थे? लिंक करते थे ना। CSS सेपरेट चलती थी, HTML सेपरेट चलते थे। इन दोनों को क्या करते थे? लिंक करते थे, फिर हमें CSS का इफ़ेक्ट HTML पे नज़र आता था। अभी यहाँ पर मैंने CSS लगाई है लेकिन इफ़ेक्ट मुझे नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लिंक नहीं किया, सही है। अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखो नहीं आ रहा। अब इसको भी हमें क्या करना है? लिंक करना है। अब यहाँ पर लिंक लगाने का सिंटैक्स और है, यहाँ पर लिंक एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपने किसी चीज़ को लिंक करना है तो उसको इंपोर्ट ही करना है, सही है। तो इस फाइल को भी क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? अब ये चीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड करना। मुझे बताओ, ये एक कंपोनेंट है, ठीक है, या लेट्स सपोज index.js में आ जाओ, ये या ऐप में आ जाओ। यहाँ पर एक फंक्शन है ऐप, सही है। उसके अंदर एक कंपोनेंट कॉल हो रहा है हेडर। इस फाइल का कंपोनेंट कौन सा है? ऐप। ऐप इस फाइल का पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। हेडर उस पेरेंट का क्या है? चाइल्ड है,
हेडर किसका चाइल्ड है? ऐप का, क्योंकि हेडर किसके अंदर आ रहा है? ऐप के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। और ऐप क्या है? इसका पेरेंट है, ठीक है। ऐप पेरेंट है, हेडर उसके अंदर आ रहा है तो वो उसका चाइल्ड है। अब लेट्स सपोज वो CSS को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, लिंक करने ना, तो लिंक करने का यहाँ पर सिंटैक्स एक ही है, इंपोर्ट करने। कैसे? इंपोर्ट आगे वेरिएबल का नेम, फ्रॉम और आगे पाथ, आप इस तरह से एक्सपोर्ट करते हो। अच्छा, आपने बात की कि इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, ये CSS की फाइल है, ठीक है। जो एक्सपोर्ट का वर्ड है ना वो जावास्क्रिप्ट का है, CSS को हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि ये CSS है ना, इसमें जावास्क्रिप्ट तो लिख ही नहीं सकते। तो एक्सपोर्ट का जो वर्ड है वो जावास्क्रिप्ट का है, वो हम यहाँ पे राइट नहीं कर सकते। और नॉर्मली CSS को हम एक्सपोर्ट भी नहीं करते, बस जहाँ पर चाहिए हो वहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने अभी तक सिंटैक्स सीखा इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट आगे कोई ना कोई वेरिएबल बनाते हैं, फिर फ्रॉम और आगे पाथ, कंपोनेंट्स के अंदर, हेडर के अंदर ये हेडर डॉट CSS है, सही है। अब ये हमने इंपोर्ट करने का सिंटैक्स अभी तक पढ़ा है। अब यहाँ पर देखो, ये वेरिएबल हम किस लिए बनाते हैं? कॉल करने के लिए। अब ये CSS मैंने इंपोर्ट की है, क्या मैंने इसको कहीं पे कॉल करना है? नहीं करना, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर फिर रिएक्ट कहती है इसका वेरिएबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं, इसका फ्रॉम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इंपोर्ट और आगे पाथ। CSS को अगर आपने इंपोर्ट करना है तो कोई वेरिएबल नहीं बनाना, क्योंकि अगर मैं बना भी लूँ तो मुझे कौन सा उसको कहीं पे कॉल करना है। अगर लेट्स सपोज मैं बना लेता हूँ तो यहाँ पर देखो ये अप्लाई हो रही है CSS, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन टेक्निकली ये चीज़ गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वो वेरिएबल मैंने यूज़ ही नहीं करना। जब यूज़ नहीं करना तो फिर रैम पे बर्डन क्यों पैदा करना? तो इसको फिर हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो CSS को इंपोर्ट करने का सिंटैक्स क्या है? इंपोर्ट और आगे पाथ। ओके, इतने में कोई कन्फ्यूजन समझ आ गई इसकी? अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को इंपोर्ट कर रहा था, .js नहीं लगा रहा था। यहाँ पर CSS को इंपोर्ट करते वक्त मैंने उसकी एक्सटेंशन साथ लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करोगे वो अंडरस्टैंड है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS इंपोर्ट करोगे ना विदाउट एक्सटेंशन, उसको समझ नहीं आएगी ये फ़ाइल कौन सी है। अगर मैं ये हटा दूँ ना तो वो यही समझेगा कि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, ठीक है। उसको ये बताना है कि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल नहीं है, CSS की है, इसके लिए आपने साथ एक्सटेंशन भी लगानी है, ठीक है। बस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के साथ एक्सटेंशन नहीं लगानी, बाकी जितनी भी फाइल्स होंगी उन सबको इंपोर्ट करते वक्त साथ एक्सटेंशन लगानी है, सही है? समझ आ गई कि नहीं? और दूसरा CSS इंपोर्ट करते वक्त वेरिएबल नहीं बनाना। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखो कि मैंने बताया ऐप क्या है, यहाँ पर पेरेंट है, हेडर उसका क्या है? चाइल्ड है। अब अगर मैं header.css को इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर पेरेंट के अंदर, तो अगर हम कोई पेरेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वो सारे चाइल्ड्स को एक्सेसिबल होता है कि नहीं होता? जस्ट लाइक आपके फादर हैं, वो आपके पेरेंट हैं, ऐसे ही ना, आप उनके चाइल्ड हो, तो जो फादर का वो आपको मिलता है ना, मिलता है, सही है। इसी तरह यहाँ पर देखो ऐप है ना, ये पेरेंट कंपोनेंट है। अब अगर पेरेंट के अंदर अगर आपने CSS इंपोर्ट कर दिया ना, या सिंपल याद रखो कि अगर इस फाइल के अंदर मैंने CSS इंपोर्ट की है तो वो CSS इस फाइल के जितने भी चाइल्ड्स होंगे उन सब के अंदर एक्सेसिबल हो। इस फाइल का चाइल्ड कौन है? हेडर, ठीक है। तो हेडर के अंदर ये CSS चलेगी। अगर मैं हेडर के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर आके मैं फुटर को कॉल कर देता हूँ, फुटर बनाया था, ठीक है। अब ये उसको ऑटो नहीं कर रहा तो मैं इसको खुद कर लेता हूँ, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम फुटर, और इसके अंदर ये फुटर, सही है। और ये चीज़ भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। और कहाँ पे हमने ये इसको यूज़ किया था? app.js में, ये सही है। अच्छा, यहाँ पर देखो हेडर के अंदर, हेडर का क्या, यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है? हेडर। चाइल्ड कौन है? फुटर। ऐप के अंदर चाइल्ड कौन है? हेडर। पेरेंट कौन है?
ऐप। मैंने CSS को कहाँ पे इंपोर्ट किया है? ऐप के अंदर। तो वो CSS इस कंपोनेंट के अंदर और इसके जितने भी चाइल्ड्स हैं उन सब के अंदर एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, मतलब एक CSS अगर आपने देखनी है ना कि उसका असर किस किस फाइल के ऊपर होगा, तो बस इतना देख लेना है कि आप किस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो और उसके चाइल्ड कौन कौन से। अब जैसे इस कंपोनेंट का चाइल्ड है हेडर, तो ये वाली जो CSS है ये हेडर के अंदर और हेडर के जो चाइल्ड्स हैं उनके अंदर, फिर फुटर का अगर कोई चाइल्ड होगा उसके अंदर, सब के अंदर एक्सेसिबल हो। ठीक है, एक चीज़ अगर आपने पेरेंट के अंदर इंपोर्ट की है तो वो उसके चाइल्ड के अंदर, फिर उसके चाइल्ड का जो आगे चाइल्ड है उसके अंदर, फिर उसके चाइल्ड का आगे जो चाइल्ड है उन सब के अंदर एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आपको? इतने में कोई कन्फ्यूजन? लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो header.css है इसमें मैंने हेडर को डिज़ाइन किया है तो इसका इफेक्ट फुटर पे नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे इसे कहाँ पे इंपोर्ट करना चाहिए? हेडर के अंदर। ठीक है, फिर मुझे इसके रिलेटेड जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर इसे इंपोर्ट करना चाहिए ताकि बाकी जो मेरे टैग्स हैं वो इस CSS से इफेक्ट ना हो। अब अगर मैं इसके अंदर उसको इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट कैसे करना है CSS को? $/ आगे फाइल नेम, ओहो ऐसे। अब ये CSS मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया तो ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है? हेडर के अंदर और हेडर का जो चाइल्ड है उसके अंदर, फुटर। अब अगर फुटर का भी कोई चाइल्ड होगा उसके अंदर होगी कि नहीं? उसके अंदर भी हो। सही है, फिर उसके चाइल्ड का अगर चाइल्ड है तो उसके भी अंदर भी हो। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अब आप बात समझ गए हो। ठीक है, अच्छा अब मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ, फुटर की खैर इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और ये मैं हटा देता हूँ। ओके, और app.css से भी हम क्या करेंगे, app.js से ये चीज़ हटा दूंगा। सही है, ताकि इसका असर बाकियों पे ना आए। जिस CSS को जिस लेवल पे इंपोर्ट करेंगे ना सिर्फ वो वहाँ तक ही एक्सेसिबल होगी, बाकियों पे नहीं होगी। समझ आ गई कि नहीं आपको? अब आप आए यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने header.css के अंदर h1 को बैकग्राउंड कलर दिया, ये वाला, और इसको इंपोर्ट कहाँ पे किया? हेडर की फाइल के अंदर। तो होना क्या चाहिए था? सिर्फ हेडर के h1 का कलर चेंज होना चाहिए था, ऐसे ही ना? लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये app.js के अंदर जो h1 आ रहा है उसके अंदर भी उस पर भी अप्लाई हो रहा है, हालांकि इसके अंदर मैंने उस CSS को इंपोर्ट नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये नॉर्मली डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ अफोर्डेबल है, लेकिन जब आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करोगे ना, जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप, तब होता क्या है कि जब ये प्रोजेक्ट आप बना लोगे और फिर इसका बिल्ड बनाओगे, प्रोडक्शन बिल्ड, तो ये जो थर्ड पार्टी आप लाइब्रेरीज यूज़ करते हो, बूटस्ट्रैप वगैरह, ये क्या करते हैं, ये जो इंपोर्ट होता है ना, इंपोर्ट का सिंटैक्स ये वाला, इसके साथ अपने कुछ स्पेशल करैक्टर्स लगाते हैं ताकि वो वाली CSS लिमिट में आ जाए। ठीक है, जिस लेवल पे इंपोर्ट हुई है उसी लेवल तक एक्सेसिबल रह जाए। फिर प्रोडक्शन के अंदर वो वाली CSS बाकियों को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन डेवलपमेंट में ये इफेक्ट करेगी। सही है, जैसे यहाँ पर CSS यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इसका असर सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, हेडर के अंदर और इसके चाइल्ड्स के अंदर, लेकिन ये पूरी एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई हो रही है, अभी होगी ये डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन प्रोडक्शन में नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आप यूज़ करोगे ना, वो इनके इंपोर्ट के साथ अपने स्पेशल करैक्टर्स ऐड करेंगे। ठीक है, इससे फिर वो वाली CSS अपनी लिमिट के अंदर महदूद हो जाएगी। ठीक है, वहाँ तक ही रह जाए। ओके, समझ आ गई आपको? इसमें कोई कन्फ्यूजन कि एक CSS को किस लेवल पे इंपोर्ट करने हैं, कैसे इंपोर्ट करने हैं, समझ आ गए? एक्सटर्नल CSS मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब बस इसको वाइंड अप करते हैं हम। इसके अंदर बाकी काम वैसे ही चलता रहेगा, लाइक क्लास से आप गेट कर लो, टैग नेम से कर लो, हम क्लास से कर लेते हैं। इसको क्लास दे दो हेडिंग, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी कर लो, यहाँ क्लास से कर लो गेट, तब भी इफेक्ट सेम होगा। ये क्या कह रहे हैं, हेडर के अंदर आओ, ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, ठीक है, अब उसके अंदर सिर्फ इस पे आ रहे हैं। ओके, बाकी आईडी के थ्रू CSS वगैरह वैसे ही चलती रहेगी, जिस तरह पहले हम CSS की फाइल में CSS लिखते थे ना, वो वैसे ही चलती रहेगी। बस ये इंपोर्ट का सिंटैक्स थोड़ा सा आपने
माइंड के अंदर बैठाना है आपने। ओके, समझ आ गई कि नहीं कि एक्सटर्नल CSS कैसे लगानी है। अब रह गई इनलाइन CSS, इंटरनल तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करती, तो अब रह गई यहाँ पर इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS हम HTML के अंदर कैसे लगाते थे, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के आगे डबल कोट्स और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ लिखते थे। यहाँ पर इनलाइन CSS लिखने का सिंटैक्स चेंज है। वो क्या है, यहाँ पर ये जो डबल कोट्स है ना, इसको रिप्लेस किया जाता है कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। फिर इसके अंदर दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगानी, सही है। इनलाइन CSS लगाने के लिए डबल कोट्स को आपने रिप्लेस करने डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ, ओके। और इसमें प्रॉपर्टी नेम लिखने का भी सिंटैक्स चेंज है। वो क्या है, CSS के अंदर प्रॉपर्टी के नेम का स्टैंडर्ड क्या होता था कि अगर प्रॉपर्टी के नेम में 2 से ज़्यादा वर्ड्स है ना, तो हर वर्ड को डिफ्रेंशिएट करते हैं थ्रू हाइफन। जैसे बैकग्राउंड कलर है तो आप कैसे लिखते थे, बैकग्राउंड कलर ऐसे। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आप अब देखो, ये CSS नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अब जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी नेम के अंदर हाइफन अफोर्डेबल नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी जो नेम होगा ना, उसका सिंटैक्स क्या होगा, बैकग्राउंड और आगे हाइफन को हटा के सारे वर्ड्स मैच कर जाएंगे, ठीक है। मतलब हाइफन नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी नेम में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड है ना, तो उनको आप कैमल केस के अंदर लिखो इस तरह। एक तो हाइफन ख़त्म हो जाएगा, दूसरा दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो कैमल केस के अंदर, सही है। अब मैं कहता हूँ अगर आपने बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी है, अब उसका नेम कैसे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, बॉर्डर आगे W कैपिटल और इस तरह। यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम लिखने का सिंटैक्स ये है। इनलाइन CSS में बस 2 ही चीज़ें हैं, एक तो डबल कोट्स को हटा के डबल कर्ली ब्रेसेस, दूसरा प्रॉपर्टी नेम कैमल केस में होगा, उसमें स्पेसिस वगैरह नहीं होंगी, ना हाइफन होगा। अब यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर और कॉलन लगा के इसकी वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग के अंदर ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ आऊँगा ना, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो यहाँ पर कौन सा कलर आ जाएगा, रेड। अब ये तो रूल हमने पढ़ा ही है कि इनलाइन CSS और एक्सटर्नल अगर लगाई हुई है तो इनलाइन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो वो अप्लाई हो, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। अब एक और प्रॉपर्टी इस पे लगानी है, फिर कॉमा लगाएंगे, वहाँ पर सेमी कॉलन लगाते थे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी नेम, दूसरी प्रॉपर्टी का नेम, जैसे मैं लिखता हूँ पैडिंग, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी आपने स्ट्रिंग के अंदर देनी, जैसे 50 पिक्सल, तो ये पैडिंग आ गई, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ है ना, इसका भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। अगर इसको मैं लिखता हूँ विदाउट स्ट्रिंग, अभी भी अप्लाई होगी। जो ABC वैल्यूज़ है ना, अल्फ़ाबेट्स बेस, वो तो आप स्ट्रिंग के अंदर ही लिखोगे। लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ना, जिस तरह पैडिंग की वैल्यू न्यूमेरिक्स में जाती है, नंबर्स में जाती है, ठीक है। अब नंबर्स में अगर तो आपने 7 यूनिट लिखना है, फिर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसे लिखोगे। अगर आपने पैरेंथेसिस के डबल कोट्स के अंदर लिखोगे। अगर आपने यूनिट 7 नहीं लगाना, फिर आप उसको विदाउट स्ट्रिंग लिखो, सही है। मतलब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू नंबर्स में है, ठीक है, तो अगर नंबर के साथ आपने यूनिट यूज़ करना है तो फिर आपने उसे स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। अगर यूनिट यूज़ नहीं करना तो विदाउट स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ यूनिट नहीं लगाया तो ये कौन सा यूनिट कंसीडर करेगा, पिक्सल, ये ऑटोमेटिकली 50 पिक्सल कर दे, सही है। अब अगर 7 यूनिट लगाना है, सिंपल यार याद रखो माइंड में, जहाँ पर भी ABC करैक्टर आने हैं ना, तो ABC वैल्यू, अल्फ़ाबेट्स वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में आए। अब वो बेशक आप नंबर के साथ लगा दो, तो ये अल्फ़ाबेट आ गए ना, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग में। ये चीज़ अंडरस्टैंड कर, सही है। तो इनलाइन CSS में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो डबल कोट्स को रिप्लेस किया डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ, दूसरा प्रॉपर्टी नेम को रिप्लेस किया है कैमल केस के साथ,
तीसरा यहाँ कॉलन को रिप्लेस किया है कोमा के साथ, ठीक है। और वैल्यू का एक स्टैंडर्ड देखा है कि अगर वैल्यू में ABC करैक्टर हैं फिर वो स्ट्रिंग के अंदर आएगी, अदरवाइज आप उसको विदाउट स्ट्रिंग लिख दो, ओके। और एक्सटर्नल CSS का सिंपल है, फाइल बनाएंगे, ठीक है, और उसको जहाँ पर भी आपने यूज़ करना है वहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। और CSS इंपोर्ट करते वक्त वेरिएबल नेम नहीं बनाना, ठीक है, और उसकी फाइल के साथ एक्सटेंशन लगानी है, सही है। और जोन सी CSS, जैसे ये CSS यहाँ पर इंपोर्ट किया है तो ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, मतलब इसका असर कहाँ कहाँ पे होगा, सिर्फ इस फाइल के अंदर और इस फाइल के जो चाइल्ड्स हैं उनके अंदर होगा, ठीक है। मतलब इस फाइल के जो चाइल्ड्स होंगे फिर उस चाइल्ड्स के आगे जो चाइल्ड्स होंगे उन सब के अंदर एक्सेसिबल हो। अब अगर मैं कोई कहता हूँ कि कोई ऐसी CSS जो मैंने पूरी ऐप के अंदर एक्सेसिबल करनी, पूरी ऐप के अंदर एक्सेस होनी चाहिए उसकी, फिर उसको कहाँ पे इंपोर्ट करूँगा? कोई ऐसी फाइल मुझे बताओ जिसके अंदर मेरी पूरी एप्लीकेशन चल रही है। index.js, index.js के अंदर मेरी ऐप चल रही है, ऐप के अंदर मेरा बाकी सारा कंटेंट चल रहा है। अब मैंने अगर कोई ऐसी CSS लगानी है जो पूरी ऐप के अंदर एक्सेसिबल हो तो उसे कहाँ पे लगाऊंगा? index.js के अंदर या app.js में कर लो, दोनों में से जिसको मर्जी कर लो, ये दोनों रूट फाइल्स, ओके। समझ आ गई कि नहीं? इतना ही रखें कि नेक्स्ट चलें? बस, ओके ओके।